नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो हमने प्रेजेंट करी इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने। और जब हमने इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाया, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि हमने कितना ब्यूटीफुली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया, बट इनकम टैक्स ऑफिसर ने उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की धज्जियां उड़ा दी। अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर आखिर चेक कैसे करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ताकि हम वो गलतियां ना दोहरा सकें जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से। इनकम टैक्स ऑफिसर ने सबसे पहले ये पॉइंट देखा कि क्या कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक कर दिया हो। तो सबसे पहली नजर डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स ऑफिसर की इसी चीज पर जाती है। क्या हमने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कैपिटल नेचर का था हमने अपनी पी एंड एल के अंदर बुक कर दिया है? क्या कोई ऐसा खर्चा जो कैपिटलाइज नेचर का था बट क्योंकि 5,000 रुपए से नीचे का था इसीलिए हमने अपनी पी एंड एल अकाउंट में डाल दिया? तो इन खर्चों के ऊपर स्पेसिफिकली नजर इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी रखता है। अगर कोई खर्चा जो हमारी एसेट से रिलेटेड है, कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, आप उसको एसेट को लेकर के आए, वहां पे इंस्टॉल कराया, तो ये जो सारा खर्चा है, क्या ये खर्चा आपने कैपिटलाइज किया उस एसेट के अंदर या फिर आपने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले गए? क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट में फर्क है। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे ट्रीट करते हो तो आपको 100% का क्लेम पहले साल में ही मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का था तो आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलना था, शायद 10%, 15%, 20%, 30%। तो 100% का क्लेम आपको पहले साल में नहीं मिलता। तो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है वो सबसे पहले इसी पॉइंट के ऊपर जाता है कि क्या आपने किसी खर्चे को जो कैपिटल नेचर का है उसे रेवेन्यू में तो नहीं क्लेम कर लिया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, ऑफिसर चेक करता है कि क्या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर आपने बिजनेस एक्सपेंडिचर बोल करके तो नहीं क्लेम कर लिया है। अगर आप देखेंगे प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोप्राइटर के पर्सनल नेचर के होते हैं, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बुक कर दिए जाते हैं और उस खर्चे को फर्म में से क्लेम करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मोबाइल का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, वो खर्चा जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने लिए कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर रहा है और ऑफिस के लिए भी कर रहा है। तो 100% उस खर्चे को ऑफिशियल यूज के लिए दिखा देना और उसे क्लेम कर लेना, ये डिपार्टमेंट मना कर देता है। नॉर्मली डिपार्टमेंट इस तरह के केसेस के अंदर 50-50 की रेशो लेता है। वो ये कहता है कि 50% हम मान लेते हैं ये आपका पर्सनल है और 50% हम मान लेते हैं ये आपका ऑफिशियल है। तो 50% जो ऑफिशियल वाला है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बुक कर देते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज है कि उनके पर्सनल खर्चे इसमें नहीं आएंगे। उनके पर्सनल खर्चे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो उनका कैपिटल करंट अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जैसे हम बोलते हैं, उसमें से ये उनकी ड्राइंग्स का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपके पी एंड एल स्टेटमेंट के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में से कभी क्लेम नहीं होंगे। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर देखा होगा, कंपनीज के अंदर देखा होगा कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पर्सनल खर्चे कभी कभी क्लेम कर लिए जाते हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इन खर्चों को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है ताकि कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा क्लेम ना हो सके। तो इनकम टैक्स ऑफिसर इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देता है कि आप कहीं कोई पर्सनल खर्चा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पी एंड एल के अंदर क्लेम तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, क्या कोई ऐसा खर्चा आपने क्लेम किया जिसमें आपने कोई पेनल्टी पे की थी या वॉयलेशन ऑफ लॉ किया था? यानी कि आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी एंड इट इज अ वॉयलेशन ऑफ लॉ, उसके लिए आपने चालान पे किया।
तो क्या उस चालान का खर्चा भी आप अपनी इनकम टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्लेम कर रहे हैं? वो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। एक जगह तो आप लॉ तोड़ रहे हैं और दूसरी जगह उस लॉ को तोड़ने की वजह से जो आप पेनल्टी पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जीएसटी के अंदर आपने पेनल्टी पे की, इनकम टैक्स के अंदर कोई पेनल्टी पे की या कहीं और कोई पेनल्टी, फाइन या कुछ भी पे किया वॉयलेशन ऑफ लॉ की वजह से, और उसे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा क्लेम किया, वो खर्चा आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो आपके प्रॉफिट के अंदर एड बैक हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बस आप ये समझ लीजिए कि उस खर्चे पर आपका इनकम टैक्स की सेविंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद कई खर्चे आपके इलीगल नेचर के होते हैं। इलीगल नेचर के कैसे खर्चे होते हैं? जो खर्चे आपने किसी गलत तरीके से किए हैं। सपोज कीजिए आपने ब्राइबरी दी है किसी को, आपका जो ये ब्राइबरी का खर्चा है ये क्लेम नहीं हो सकता, चाहे आपने 100 रुपए की ब्राइबरी दी हो, 100 करोड़ रुपए की ब्राइबरी दी हो, बट ये खर्चा आपका क्लेम नहीं हो सकता, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पास नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कुछ खर्चे जो आपने क्लेम किए वो उस इनकम के लिए क्लेम किए जो इनकम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाई ही नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है आप खर्चे करते रहे 31 मार्च तक, बट आपने उस काम को कंप्लीट करके क्लाइंट को दिया अप्रैल के अंदर, उसका बिल भी आपने अप्रैल में रेज किया, क्लाइंट ने आपको पेमेंट भी अप्रैल के अंदर कर दी, बट जो खर्चे आपने 31 मार्च तक किए थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए जिसकी बिलिंग नहीं की थी आपने, उस खर्चे को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्लेम कर लिया। वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा जहां पर आपने उससे रिलेटेड इनकम को शो ही नहीं किया। अब आपने कुछ ऐसी इनकम को शो किया जो एग्जेम्प्ट नेचर की है, जिसके अंदर आपको टैक्स नहीं लगता, यानी एग्रीकल्चरल इनकम आपने शो करी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इनकम आप बिल्कुल शो कर सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, बट एग्रीकल्चरल इनकम को अर्न करने के लिए आपने काफी सारे खर्चे भी किए होंगे, उन खर्चों को आप क्लेम नहीं कर सकते अपने P&L स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि उससे रिलेटेड इनकम पे टैक्स ही नहीं लग रहा। तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं उससे आप अपना और कहीं का टैक्स नहीं बचा सकते। तो मान के चलिए जो इनकम जनरेट करने पर जो खर्चा आपका उससे रिलेटेड बुक हो रहा है वो उसी के साथ में उसी के नेचर के अंदर जाएगा, और उस पर तभी टैक्स सेविंग होगी जब उस इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने कुछ खर्चा बुक किया पिछले साल का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पिछले से पिछले साल का कोई खर्चा आपने इस साल बुक कर दिया, या फिर आने वाले साल का खर्चा आपने इस साल बुक कर दिया। आने वाले साल का खर्चा कैसे? आपने आने वाले साल के अंदर कुछ मेंटेनेंस पे करनी थी, वो मेंटेनेंस का खर्चा आपने आज ही पे कर दिया। आपने गाड़ी ली, गाड़ी की सर्विसिंग 4-5 सर्विसिंग का पैसा आपने आज ही पे कर दिया। अभी आज वो जो 4-5 सर्विसेज आपकी 4-5 साल के अंदर होगी, तो आप ये समझ लीजिए क्या वो खर्चा आपको आज ही मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, वो डेफर्ड खर्चा है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। आपने खर्चा तो कर दिया बट उसकी बुकिंग आप आज के P&L के अंदर नहीं कर सकते। इसका खर्चा आपको धीरे धीरे अगले साल, उस साल जिस साल आपका वो खर्चा पड़ता जाएगा, एक्रू होता जाएगा, उस साल उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। कुछ खर्चे जो आपने किए और उसके पीछे आपके पास कोई भी सपोर्टिंग नहीं था, तो वो खर्चा भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अकाउंट के अंदर सेव नहीं कर पाओगे। उस खर्चे का बेनिफिट इनकम टैक्स में आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको हर खर्चे की सपोर्टिंग्स आपके पास मेंटेन करनी है, तभी आप उस खर्चे को अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी में से क्लेम कर पाओगे। दोस्तों, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। अगर आप वो कंडीशंस नहीं पूरा करोगे तो आपको वो खर्चे का क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एक नया रूल आया MSME का, कि आप जब MSME के अंदर MSME वेंडर को पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको उस खर्चे का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने पेमेंट उसको डिले कर दी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा।
मतलब अगले साल में वो क्लेम मिलेगा जब आपने उसको पेमेंट करी है। तो ये जो कंडीशनल होते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होने तक उस पेमेंट को कर देना है, उस खर्चे को बुक कर देना है, तभी आप उस खर्चे को क्लेम कर पाओगे। और अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस खर्चे को क्लेम नहीं कर पाओगे। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको टीडीएस काटना होता है, और अगर आप टीडीएस ना काटो तो इसका मतलब आपने वॉयलेशन कर दिया लॉ का। तो आप उस खर्चे को जिस पर आपने टीडीएस नहीं काटा, उस खर्चे के पोर्शन के ऊपर आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की धज्जियां उड़ा सकता है, उसे रिजेक्ट भी कर सकता है लास्ट में। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिए जब भी आप अपने पूरे साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। और ये मत सोचिए कि इनका ध्यान आपको 31 मार्च के बाद ही रखना है, क्योंकि अब ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है। आपको ये ध्यान रखना है हर मिनट हर दिन कि आपके सारे कॉम्प्लायंसेस रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हो। दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।